बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो जून क्लोजिंग से पहले हमने चेक करने हैं, ताकि जो सब्सीक्वेंट जो कंप्लायंस है या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम मीट कर सकें और जो सब्सीक्वेंट ऑडिट के नोटिसेस आते हैं उसको हम बेहतर तरीके से रिप्लाई कर सकें, या हम कौन से मय्यज़ लेंगे कि हमें कम से कम नोटिस रिसीव हों। तो 3 पॉइंट है, इनको हमने डिस्कस करना है और वन बाय वन इसको हम देखते हैं कि ये क्यों हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सेल टैक्स रिटर्न एंड इनकम टैक्स रिटर्न डाटा रिकंसिलेशन। ये मैंने आपके सामने एक क्लाइंट है उनका डाटा शो किया है। होता क्या है कि एक तरफ हमारा सेल टैक्स रिटर्न फॉर्म चल रहा होता है जिसमें हम जुलाई टू जून जो मंथली सेल टैक्स रिटर्न है वो क्या करते हैं, फाइल करते हैं। और आपको पता है जब हम फाइल करते हैं तो उसमें नेक्जर ए, नेक्जर सी, नेक्जर आई और नेक्जर एफ मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि तकरीबन सारी इंडस्ट्री फॉलो करते हैं। अब होता क्या है कि ये एक तरफ रिटर्न का डाटा है और दूसरी तरफ अकाउंट्स चल रहे होते हैं, यानी कि जो सिस्टम का डाटा है जिसको हम कह लें कि सॉफ्टवेयर का डाटा है। सम टाइम अगर फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो सेल टैक्स रिटर्न का अगर लेट्स से टोटल जो जुलाई से जून तक सेल हमने फाइल की है, लेट्स से वो डाटा है 2 बिलियन का और हमारे पास जो अकाउंट्स में आ रहा है वो आ रहा है 2.1 बिलियन का या 1.9 बिलियन का। तो सेल टैक्स रिटर्न और काउंट्स का जो डाटा है इन दोनों में जब डिफरेंस आता है, किसी भी वजह से डिफरेंस आता है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो मिस्टेक है या जानबूझ के रिपोर्ट नहीं किया, वो कोई भी लॉजिकल रीज़न हो सकती है, अभी हम देखते भी हैं। तो इसकी बेस पे चूँकि अकाउंट्स के डाटे की बेस पे हम क्या फ़ाइल करते हैं, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न। तो जब एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न हम फ़ाइल करते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्स वाले क्या करते हैं, एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न में जो टर्नओवर की फ़िगर आ रही होती है उसको कंपेयर किया जाता है सेल टैक्स रिटर्न के डाटे के साथ। अगर तो इन दोनों के दरमियान सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो तो हमें उठा के नोटिस भेज दिया जाता है कि ये क्यों डिफरेंस है। अब ये अगर आप देखें तो ये नोटिस जो मैंने आपके सामने शेयर किया है, तो यहाँ पे जो 226 मिलियन का डाटा है ये कह रहा है कि जी ये डिफरेंस है आपका किसके दरमियान, जो सेल टैक्स रिटर्न है, सॉरी 226 नहीं, नीचे यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपने जो डाटा यहाँ पे आप देखें तो ये कह रहा है ग्रॉस सेल हैज़ बीन declared 2.5 billion whereas income tax return filed tax year same as appearing 2.3। यानी कि जो सेल टैक्स रिटर्न में डाटा आ रहा है, देखिए उसने वर्ड यूज़ किया है, सेल टैक्स रिटर्न में जो डाटा आ रहा है 2.5 है और जो इनकम टैक्स रिटर्न में डाटा है वो कितना है, 2.3। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 176 मिलियन। अब 176 मिलियन, चूँकि अगर हम एग्जांपल लें तो ये सेल है वो हमने डिक्लेयर की लेट्स से 2.3, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी, 2.3 प्लस 166 मिलियन जो कि बनती है 2.5 बिलियन। अब अगर इस कंपनी ने टर्नओवर टैक्स पे किया है तो वो किसके ऊपर पे किया है, 2.3 के ऊपर, लेकिन एक्चुअल में अगर ये 176 मिलियन भी ऐड होता तो किस पे टर्नओवर टैक्स पे होना था, 2.5 के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने नोटिस भेजा कि भाई हमें टैक्स कम रिसीव हुआ है, यानी कि गवर्नमेंट के लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू है। 2.1 के ऊपर ऑब्वियसली अगर 1.25% लें तो वो कम बनता है, लेकिन अगर 2.5 के ऊपर आप लें तो वो फिगर ज़्यादा बनती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी रिकवरी के लिए नोटिस भेज दिया कि आप हमें इसकी रिकंसिलेशन दें। अब इसमें क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकती हैं कि ये क्यों डिफरेंस आता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इस साल चूंकि आपको पता है कि नेशनल सेल टैक्स रिटर्न का जो डाटा है इस साल आया है, इस साल हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अभी भी उसमें बेशुमार इश्यूज हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जो टैक्स पेयर फेस कर रहे हैं। जो मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि अनरजिस्टर्ड की जब हम सेल करते हैं उस टाइम तो हम नेक्जर सी में उसको रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जब हम उसकी रिटर्न एंट्री करते हैं तो सिस्टम हमें चूंकि अलाउ नहीं कर रहा, अगर हम उसकी एंट्री करते हैं तो हमारा इनपुट टैक्स रिड्यूस होता है जो कि 6A या 7A इस कॉलम के अंदर वो अपीयर हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इनपुट ग्रेजुअली उतनी अमाउंट से रिड्यूस हो रहा है। अब ये अगर फॉर एग्जांपल जनवरी से हम बात करें, जनवरी से जून तक, जो कि अभी जून चल रहा है, तो आप अगर एक बिजनेसमैन है या कोई एक बिजनेस है जिसमें अनरजिस्टर्ड से जो रिटर्न है वो आती है, वो नॉर्मल है,
मतलब आप वॉक इन कस्टमर को सेल करते हैं और आपकी प्रोडक्ट की वारंटी है, तो वो तो एक नॉर्मल है, कभी भी वो रिटर्न हो सकती है। अगर 2 साल की आप वारंटी दे रहे हैं तो वो तो कभी भी रिटर्न हो सकती है। तो उस केस में यहाँ पे अमाउंट क्या होगी, कैरी होती जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल एक पूरे साल में हमारी वो रिटर्न जो हमने सिस्टम में एडजस्ट ही नहीं की, यानी एक्चुअल में अकाउंट्स में आ चुकी है, लेकिन सिस्टम के अंदर हमने उसको नेक्स्ट आई में नहीं दिखाया, तो वो हमारा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सेल टैक्स रिटर्न में सेल ज़्यादा होगी, अकाउंट्स में जो सेल है वो कम होगी। तो इस बेसिस पे जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो सेम यही नोटिस हमें रिसीव हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम एडवांस में वो सारा डाटा रिकंसाइल करें कि मेरी मंथ वाइज आप इसको इसकी रिकंसलेशन ऐसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पे मंथ लिखें, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, और यहाँ पे लिखें डाटा एज पर सेल टैक्स रिटर्न, डाटा एज पर एसएपी, ऐसे सॉफ्टवेयर ओरेकल कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है 20 मिलियन, यहाँ पे भी 20 मिलियन है, तो यहाँ पे आप लिखें स्टेटस या रिमार्क्स ओके। उसके बाद आता है यहाँ पे लेट्स से 21 मिलियन, लेकिन यहाँ पे 19 है, किस चीज़ का डिफरेंस है? तो वो हो सकता है कि अनरजिस्टर्ड रिटर्न का डिफरेंस हो, कि सिस्टम में तो चूंकि हमने रिटर्न लेना है लेकिन टैक्स रिटर्न में हमें अलाउ नहीं कर रहा, तो इस वजह से ये डिफरेंस कैरी होता जा रहा है। तो हमें एक आइडेंटिफाइड डिफरेंस का पता होना चाहिए कि मेरी इनकम टैक्स रिटर्न और सेल टैक्स रिटर्न में ये डिफरेंस है, ये इस वजह से है, और फ्यूचर में अगर नोटिस आता है तो मैं इसका रिप्लाई कर सकता हूँ। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, गलती भी हो सकती है। पॉसिबल है कि यहाँ पे जनाब 19 मिलियन की सेल है और आपने 21 डिक्लेयर कर दी, गलती हो सकती है ना, चांसेस है, चांसेस और मिस्टेक हो सकते हैं। हम कुछ जब भी हम काम करते हैं गलती हो सकती है। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 19 हो, यहाँ पे 21 हो। तो आपने हर एंगल से डाटा देखना है। जून की रिटर्न से पहले पहले इसकी एडजस्टमेंट अगर होने वाली है उसको करें। अगर वो ओके है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जो भी डिफरेंसेस हैं आइडेंटिफाइड होने चाहिए, ताकि एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न और सेल टैक्स रिटर्न का डाटा मैच हो। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अब कॉमन नोटिस हो चुके हैं, अगर आप इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे तो स्टेट इसके ऊपर मिनिमम टैक्स नहीं अप्लाई होगा। याद रखें, इसके ऊपर 29% अप्लाई होगा टैक्स, अगर आप कंपनी की बात कर रहे हैं। और एओपी या इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो वो उठा के हायर स्लैब अप्लाई करेंगे, जो 10% भी हो सकती है। दोनों केसेस मैं देख चुका हूँ जो प्रैक्टिकल अप्लाई हुए हैं। तो इसलिए मिनिमम टैक्स वगैरह इस पर अप्लाई नहीं होगा। ये चूँकि कंसीलमेंट का केस आता है कि आपने सेल कम शो की है, तो इसीलिए इसके ऊपर हम टैक्सीबल इनकम का रेट अप्लाई करेंगे। तो 176 मिलियन के ऊपर 29% या 10% अप्लाई करें तो एक छोटी फिगर नहीं है, काफ़ी बड़ी फिगर है। आपको पहले स्टेज पे आइडेंटिफाई होना है कि क्या मेरा डाटा ठीक रिपोर्ट हुआ है, अगर मेरा डिफरेंस है तो किस वजह से है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने अपने आप को फ्यूचर में जस्टिफाई करना है या नोटिस से बचना है तो आज ही इसकी रिकंसलेशन कर लें। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? अगला पॉइंट ये आता है कि स्टॉक स्टेटमेंट डाटा रिकंसलेशन। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिएगा होता क्या है कि जब ये सेल, ये जनाब कॉस्ट ऑफ सेल, और यहाँ पे आता है जीपी। कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला क्या यूज़ होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। हमने एक लेक्चर देखा जिसमें हमने स्टडी किया, जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उनके पास वो स्टेटमेंट भी अवेलेबल है, डाटा भी अवेलेबल है, और हमने स्टडी भी किया कि हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी जिसका कुछ इस तरीके से हमने फॉर्मेट था। शायद मैं देखता हूँ, मेरे पास अगर पड़ी है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जी, ये मैंने आपके सामने ओपन किया है। ये हमने बड़ी डिटेल में स्टॉक स्टेटमेंट के लेक्चर में, नेक्स्ट के लेक्चर में देख चुके हैं। तो हम स्टेटमेंट बनाते हैं, ये मैंने आपको कहा था कि हर रिटर्न के बाद इसको बनाया करें। मतलब जुलाई की रिटर्न फाइल की है तो आपको पता ओपनिंग स्टॉक ये है, उसकी वैल्यू ये थी, मैंने ये 200 यूनिट परचेज़ की है, उसकी वैल्यू ये थी, मेरे पास से रिटर्न ये आया, मैंने डिसमेंटल या स्क्रैप अगर को किया है तो ये वाला है, मेरी सेल ये वाली है, और क्लोजिंग स्टॉक मेरा ये वाला है। ठीक है, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, इसके बाद हमने देखा कि आप हर महीने इसकी रिकंसलेशन किया करें कि स्टेटमेंट के मुताबिक मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 104,700, मतलब 1,04,700। तो क्या मेरा जो सिस्टम के अंदर स्टॉक आ रहा है क्या इतना ही स्टॉक है, क्या मेरे स्टॉक में कोई डिफरेंसेस तो नहीं है? तो ये जो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, ये स्टेटमेंट जो बनती है, ये मैंने आपको बताया था कि हमने मंथली बेसिस पे बनानी है, और यही एनुअल स्टेटमेंट है। जब भी कभी ऑडिट आएगा, इस स्टेटमेंट ये आपके लिए इतनी हेल्पफुल होगी कि ये समझ लें कि इसके पीछे तो ऑब्वियसली डाटा होगा, लेकिन आप इस डाटे को समराइज करके 1 पेजर पे कोई भी डिसीजन ले सकते हैं कि कहाँ पे गलती है या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो कॉस्ट ऑफ सेल बनाते हुए ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कंजम्पशन माइनस क्लोजिंग स्टॉक आता है।
तो परचेज़ आपने याद रखना है कि जो आपके सिस्टम के अंदर परचेज़ आ रही है, जो सेल टैक्स रिटर्न के अंदर परचेज़ आ रही है, उसको 100% मैच होना है। कंज़म्पशन जो आपने रिपोर्ट आप कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, वही कंज़म्पशन आपकी स्टॉक स्टेटमेंट में आनी चाहिए जो मैंने आपको अभी बनाई दिखाई है। मतलब वो स्टॉक स्टेटमेंट और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है, बेसिकली ये कहाँ से आएगा? उस स्टॉक स्टेटमेंट से। वो स्टॉक स्टेटमेंट अगर आपकी ठीक होगी तो आपके सिस्टम का डाटा ठीक होगा, आपका ट्रायल बैलेंस ठीक होगा, आपकी एडजस्टमेंट ठीक होगी, आपका क्लोजिंग स्टॉक ठीक होगा। अब वो स्टॉक स्टेटमेंट अगर क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है कि 104,700, तो इसका मतलब इस फार्मूले के मुताबिक भी जो बैलेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 104,700। तो अगर वो स्टेटमेंट सही तरीके से डिज़ाइन हो रही है, बन रही है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल भी क्या होगा? 100% ओके होगा। फॉर एग्जांपल हमें कोई क्वेश्चन आता है कि जी आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में कोई इशू है, कोई इसमें आपने चीज़ रिपोर्ट नहीं की, कोई परचेज कम रिपोर्ट की है। आप सिंपल स्टॉक स्टेटमेंट को अटैच करेंगे और नोटिस का रिप्लाई भेज देंगे। जिसका मतलब ये हुआ कि हमने स्टॉक स्टेटमेंट का जो डाटा है किसके साथ रिकंसाइल करना है, वो हमने जो एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या जून पे जो भी स्टेटमेंट हम बना रहे हैं, इस फार्मूले के मुताबिक हमने उसकी एडवांस वर्किंग करनी है। देखें, याद रखें, ये वो वाली चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल बेस्ड हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ये चीज़ें आती हैं। आप में से मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी इन चीज़ों का अंदाज़ा है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, बिज़नेस छोटा है, बड़ा है, कोई भी सेटअप है, तो फ्यूचर के अंदर अगर नोटिस का रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप अपने ये मैयर्स, अपने कंट्रोल को लाजमी इम्प्लीमेंट करें ताकि आप अपने डाटे के ऊपर तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस हो। आपको ये तो पता हो कि हम कौन सी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपको ये तो अंदाज़ा हो कि हमारी सेल टैक्स रिटर्न में, इनकम टैक्स रिटर्न में क्या चीज़ें आ रही हैं। तीसरे पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि भाई रिकंसिलेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर हम 3-4 लेक्चर देख चुके हैं। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं उनके साथ हमने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की कि नेक्स्ट में कैसे कैलकुलेशन करनी है, किस तरीके से फाइल करनी है, क्या क्या चीज़ें बड़ी डिटेल में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसलिए दोबारा मैं उस टॉपिक पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ अब रिकंसिलेशन की बात करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक का पर्पज़ ये है कि जून से पहले हमें कौन सी 3 चीज़ें रिकंसाइल करनी है, जिसकी वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये वो वाली चीज़ें हैं जिसका अगर हमने अभी रिकंसिलेशन नहीं की तो फ्यूचर में हम इसका रिप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब होता क्या है कि जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जब ये फिगर आती है तो ये जो कंजम्पशन की फिगर है, एक चल रही होती है सिस्टम वाली, सॉफ्टवेयर की बात कर लें, सैप की बात कर लें, क्विक बुक्स की बात कर लें, जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप एक्सेल पे बना रहे हैं तो एक्सेल भी हो सकता है। तो ये फिगर हम साथ ही हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट एफ के अंदर भी चीज़ें दिखा रहे होते हैं जो कि हमारी रिटर्न के अंदर आता है। तो अगर पूरे साल के नेक्स्ट एफ को जमा किया जाए और जुलाई से जून तक जो नेक्स्ट एफ की कंजम्पशन है, लेट्स से वो होती है 2 बिलियन, और यहाँ पे हम कंजम्पशन शो कर रहे हैं 2 बिलियन, इसका मतलब ये डाटा हमारा क्या है, ओके, हमें कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 1.9 है और यहाँ पे 2 है, तो इसके लिए हमें नोटिस रिसीव हो जाएगा कि जी आपने जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा रिपोर्ट की है। जब कंजम्पशन ज़्यादा रिपोर्ट हुई है तो आपका जो जीपी है वो कम हुआ है। जब जीपी कम हुआ है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी कम रिसीव हुआ है। ये भी हो सकता है कि आपने जनाब यहाँ पे 2 शो किया हो, यहाँ पे 1.9 शो किया हो, इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम जनाब कॉस्ट को ज़्यादा दिखाएंगे तो क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। कॉस्ट को कम दिखाने में भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉफिट ज़्यादा दिखाया, इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन ये हो सकता है कि हो सकता है जनाब इनका स्टॉक ठीक ना हो, इनकी सेल कम हो, कोई भी मसले आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल टैक्स रिटर्न का जो नेक्स्ट एफ का डाटा है वो इनकम टैक्स रिटर्न के डाटे के साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। ये वो वाली चीज़ें हैं जो अगर हम नहीं करेंगे तो फ्यूचर के अंदर अगर आपको नोटिस आता है तो आपको ये जवाब नहीं मिलेगा जी मेरे उस टाइम मुझे पता नहीं था या मुझे ये मसला है। इवन आपके पास ड्राफ्टिंग के लिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि आपका डाटा मशरक़ और मगरब की तरफ जा रहा होगा और आप रिप्लाई करने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो इस वजह से इन चीज़ों को काफ़ी सीरियस लेना है। अभी भी हमारे पास टाइम है, 18 तारीख लास्ट डेट है रिटर्न फाइलिंग की। उससे पहले पहले अपने एनालिसिस बना लें, अपना टारगेट सेट कर लें कि हमने 2-4 दिन में पूरे साल की वर्किंग करनी है। अगर की हुई है तो अच्छी बात है, नहीं की तो उसको रिव्यू कर लें, ताकि एक बार अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लें और जून से पहले पहले, यानी कि जून रिटर्न से पहले पहले हम उस सिस्टम के अंदर या सेल टैक्स रिटर्न के अंदर उसकी एडजस्टमेंट बना सकें, ताकि फ्यूचर के अंदर हम अपने आप को इस तरह की कंप्लाइंस से बचा सकें या इसकी जो कंप्लाइंस है हम 100% कर सकें। अच्छा, अब इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम ओपन डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।